मतलब हम केवल ये नहीं रटने वाले हैं कि अ और ई मिलकर क्या बनते हैं, बल्कि हम ये देखने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। बिल्कुल, लॉजिक समझना सबसे जरूरी है। तो चलिए इस विज्ञान के सबसे पहले और शायद सबसे बुनियादी हिस्से में उतरते हैं। हमारे नोट्स के पहले भाग की हेडिंग है दीर्घ संधि। तो इसके अनुसार जब दो समान या सजातीय स्वर मिलते हैं तो वे दीर्घ यानी बड़े हो जाते हैं। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर इसके पीछे का असली तर्क क्या है? इसे समझने के लिए एक बहुत ही मजेदार, जिसे हम सुपर लॉजिक कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसे बड़े भाई का नियम कहते हैं। अच्छा, बड़े भाई का नियम। हाँ, इसे एक परिवार की तरह देखिए। मान लीजिए अ छोटा भाई है और आ बड़ा भाई है। अब अगर छोटे भाई अ का सामना दूसरे छोटे भाई अ से हो, तो भी परिणाम बड़ा ही होगा। मतलब दोनों मिलकर आ बन जाएंगे। बिल्कुल। और अगर छोटे भाई अ का सामना बड़े भाई आ से हो, हाँ। तो भी जीत हमेशा बड़े भाई की ही होगी। यही नियम ए और ई के परिवार पर लागू होता है। हाँ। और यही ऊ और ऊ के परिवार पर। मतलब सजातीय स्वर जो एक ही परिवार के स्वर हैं, वे जब भी टकराएंगे, हाँ, वर्चस्व हमेशा दीर्घ मात्रा का ही रहेगा। एकदम सही पकड़ा आपने। अरे वाह! तो ये एक तरह से टीवी के रिमोट के लिए लड़ने वाली भाइयों जैसा है ना, जहाँ जीत हमेशा बड़े भाई की होती है और चैनल वही चलता है जो वो चाहता है। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो अगर इसे शब्दों में रखकर देखा जाए, तो स्व और अर्थ का उदाहरण लेते हैं। स्व के अंत में जो अ छुपा है, वो अर्थ के अ से टकराता है। दोनों छोटे भाई हैं, पर मिलकर वे आ बन गए और शब्द बन गया स्वार्थ। एकदम सटीक। और इसी तरह देव और आलय को देखिए। देव में छोटा अ है और आलय में बड़ा आ है। छोटा भाई और बड़ा भाई मिले, जीत फिर बड़े की हुई और बन गया देवालय। हाँ, देवालय। यही ए मामे में होता है। मुनि में छोटी ए है और इंद्र में भी छोटी ए है। दोनों मिलकर बड़ी ई बन जाते हैं, मुनींद्र। इसी तरह भानु और उदय मिलते हैं तो दोनों छोटे ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं और भानुदय बन जाता है। ये तो सच में बहुत तार्किक है। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, परीक्षाओं में समय बचाने के लिए इसकी पहचान करना भी बहुत आसान होना चाहिए। मतलब अगर मैं किसी शब्द के बिल्कुल बीचों बीच देखूं और मुझे आ, बड़ी ई या बड़े ऊ की मात्रा चमकती हुई दिखाई दे, तो क्या मैं मान सकता हूं कि वो दीर्घ संधि है? हाँ, इसे ही तो टेस्टों की सुपर ट्रिक कहा गया है। 99% मामलों में अगर शब्द के केंद्र में आपको आ, बड़ी ई या बड़े ऊ की मात्रा खड़ी दिखाई दे, तो वो दीर्घ संधि ही होती है। अच्छा, जैसे परीक्षार्थी, इसके बीच में आ की मात्रा है। बिल्कुल, यही इस नियम की समरी है। लेकिन एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ एक समस्या नजर आ रही है। अगर ये इतना ही सीधा है, तो छात्र परीक्षा में गलती कहाँ करते हैं? मतलब क्या परीक्षक इतनी ही सरल शब्द देते हैं कि बस बीच की मात्रा देखी और टिक लगा दिया? अरे नहीं, यही तो परीक्षा बनाने वालों की चाल होती है। वे जानते हैं कि छात्र मात्रा तो पहचान लेंगे, लेकिन जब उस शब्द को तोड़ने मतलब विच्छेद करने की बारी आएगी, तब वे फंसेंगे। ओहो। और यहीं पर टेस्ट हुक नोट्स का दूसरा हिस्सा काम आता है। इस हेडिंग का नाम है धोखेबाज उदाहरण। चलिए एक बहुत ही आम शब्द लेते हैं, गिरीश। अच्छा, गिरीश, बीच में र पर बड़ी ई की मात्रा है, तो नियम के हिसाब से ये दीर्घ संधि है। इसका विच्छेद तो बहुत आसान होना चाहिए, गिरी और ईश। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अरे कैसे? आपने गिरी में र पर बड़ी ई लगा दी, जबकि हिंदी में पहाड़ या पर्वत के लिए जो मूल शब्द है वो गिरी होता है, जिसमें छोटी ई आती है। अच्छा, हाँ, सही कहा। और भगवान के लिए जो ईश शब्द होता है उसमें हमेशा बड़ी ई आती है। तो सही विच्छेद गिरी धन ईश होगा। अगर छात्र को मूल शब्दों की सही वर्तनी नहीं पता ना, तो वो नियम जानकर भी नंबर गवा देगा। ओहो, मतलब ये सिर्फ मात्राओं को जोड़ने का खेल नहीं है, बल्कि मूल शब्द की पवित्रता बनाए रखने का भी खेल है। विच्छेद करने के बाद जो दो शब्द बचे, उनका कोई वास्तविक अर्थ होना चाहिए। बिल्कुल, यही बात लघुर्मी जैसे शब्दों पर भी लागू होती है। छात्र इसे देखते हैं तो बड़ा ऊ नजर आता है, लेकिन विच्छेद करते समय वो लघु लिख देते हैं। जबकि सही शब्द लघु है, मतलब छोटा, जिसमें छोटा ऊ आता है। एकदम सही। और दूसरा शब्द है ऊर्मी, जिसका अर्थ होता है लहर। ऊर्मी में हमेशा बड़ा ऊ आता है, तो लघु धन ऊर्मी मिलकर लघूर्मी बनते हैं। समझ गया। एक और बहुत रोचक उदाहरण पितृ ऋण का है। यहाँ पिता का री और ऋण का री आपस में मिलते हैं।
हालांकि आधुनिक हिंदी में इसका प्रयोग थोड़ा कम है, पर संस्कृत के प्रभाव के कारण दीर्घ संधि में दोनों री मिलकर बड़ा री ही बनाते हैं। ये धोखेबाज शब्दों वाला हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा कि जब एक ही परिवार के स्वर मिलते हैं तो वे दीर्घ हो जाते हैं। हाँ। लेकिन अगर मैं अब इस नियम को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, मतलब क्या होगा जब अ या आ अपने परिवार से बाहर निकलकर किसी दूसरे स्वर से टकराएं? मान लीजिए वे ई या ई से मिलते हैं। तो जब ऐसा होता है ना, तब दीर्घ संधि का अध्याय खत्म हो जाता है और जन्म होता है गुण संधि का, जो कि हमारे नोट्स का तीसरा भाग है। अच्छा, गुण संधि। हाँ। जब अ या आ की मुलाकात ई या ई से होती है तो वे दोनों अपना मूल रूप छोड़ देते हैं और एक नई ध्वनि ए का निर्माण करते हैं। ए मतलब, अगर मैं इसे दृश्य के रूप में देखूं तो शब्द के ऊपर एक मात्रा आ जाएगी। बिल्कुल, इसे ही नोट्स में एक चोटी लॉजिक कहा गया है। एक चोटी लॉजिक। हाँ, ये गुण संधि को पहचानने की सबसे बेहतरीन तरकीब है। शब्द के ऊपर पहाड़ की चोटी की तरह सिर्फ एक मात्रा दिखाई देगी। देव का अ जब इंद्र की छोटी ई से मिला तो ए बन गया और शब्द बना देवेंद्र। देवेंद्र एक चोटी है ऊपर। ऐसे ही नर और ईश मिले तो नरेश, महा और इंद्र मिले तो महेंद्र, रमा और ईश से रमेश। इन सभी शब्दों को ध्यान से देखिए, सबके सिर पर एक ही केवल एक चोटी है। ये एक चोटी वाला विचार सच में बहुत कारगर ट्रिक है। लेकिन गुण संधि सिर्फ ई तक तो सीमित नहीं होगी ना? अगर अ या आ का मिलन ऊ या ऊ से हो जाए तब क्या होगा? तब वे ओ बन जाते हैं। अ और ऊ मिलकर ओ की ध्वनि पैदा करते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि ओ की मात्रा में भी शब्द के ऊपर एक ही चोटी होती है। अरे हाँ। इसलिए हमारा एक चोटी लॉजिक यहाँ भी पूरी तरह से काम करता है। पर और उपकार को जोड़िए, पर का अ और उपकार का ऊ मिलकर ओ बन गए, परोपकार। महा और उदय से महोदय, जल और ऊर्मी से जलोर्मी। एकदम सही। परोपकार, महोदय, जलोर्मी, सब में ओ की एक ही मात्रा है, यानी जहां एक चोटी दिखी वो गुण संधि है। इसका समरी यही हुआ। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि नोट्स में एक और बहुत ही अजीब नियम का जिक्र है। कौन सा? जब अ या आ के बाद री, मतलब ऋषि वाला री आता है, तब क्या होता है? वहां तो कोई ए या ओ की मात्रा नहीं बनती। हाँ, ये गुण संधि का वो हिस्सा है जो अक्सर उलझन पैदा करता है। जब अ या आ के बाद री आता है तो अर बन जाता है। यहाँ अ तो शब्द में समा जाता है, लेकिन जो आधा र है ना, वो अगले अक्षर के सिर पर रेफ के रूप में बैठ जाता है। सब ऊपर जो र की मात्रा लगती है। बिल्कुल, जैसे देव धन ऋषि। देव का अ और ऋषि का री मिले, वे अर बने और शब्द हो गया देवर्षि। इसी तरह महाधन ऋषि से महर्षि और सप्तधन ऋषि से सप्तर्षि। तो यहाँ हमारी एक चोटी वाली ट्रिक कैसे काम करेगी? महर्षि में तो ऊपर चोटी नहीं है, बस र की मात्रा है। यहाँ के लिए टिसहुक की सुपर ट्रिक ये है कि अगर शब्द के अंत में आपको शी की ध्वनि सुनाई दे तो बिना समय बर्बाद किए गुण संधि पर टिक लगा दें। देवर्षि, महर्षि, सप्तर्षि, राजर्षि, सब में अंत में एक जैसी ध्वनि है। अच्छा, शी की ध्वनि, समझ गया। और एक बात जो यहाँ हमेशा याद रखनी है वो है सार्थक विच्छेद। अगर कोई महोदय का विच्छेद मह धन उदय करता है तो वो गलत है। मह कोई शब्द नहीं होता, सही शब्द महा होता है। ये मूल शब्द के अर्थ वाली बात बार बार सामने आ रही है। तो चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा कि गुण संधि में एक चोटी उभर कर आती है। अब आते हैं नोट्स के चौथे भाग पर, यानी वृद्धि संधि। इसके तो नाम में ही वृद्धि यानी बढ़ोतरी का भाव है। हाँ बिल्कुल। तो क्या मेरी ये धारणा सही है कि जो गुण संधि में एक चोटी थी वो वृद्धि संधि में बढ़कर दो चोटियों में बदल जाएगी? अरे ये बिल्कुल सही धारणा है। यही तो डबल पीक लॉजिक या दो चोटियों का खेल है। गुण संधि में अ का मिलन ई या ऊ से हो रहा था, लेकिन वृद्धि संधि में अ या आ का सामना ए या फिर ओ से होता है। अच्छा। जब अ या आ के साथ ए या ए मिलते हैं तो वे ए बन जाते हैं, यानी दो मात्राएं। और जब ओ या औ मिलते हैं तो वे औ बन जाते हैं। यहाँ भी ऊपर दो मात्राएं आती हैं। तो मतलब अगर एक और एक को मिलाया जाए तो का अ और एक का ए मिलकर ए बन जाएंगे और शब्द होगा एक एक। सही। इसी तरह मत और ऐक्य से मतज्ञ
तथा और एव से तथैव और महा और ऐश्वर्य से महेश्वर्य। इन सारे शब्दों में ए की दो मात्राएं बहुत स्पष्ट रूप से लिख रही हैं। बिल्कुल दिख रही हैं। और औ के मामले में देखें तो वन और औषधि मिलकर मनौषधि बनते हैं, महा और ओज मिलकर महौज बनते हैं। शब्द के बीच में ए या औ की दो चोटियां देखते ही आप वृद्धि संधि को पहचान सकते हैं। ये तो एकदम आसान ट्रिक हो गई। हाँ, लेकिन यहाँ भी कुछ शब्दों में सावधानी बरतनी होती है। ऐक्य और ऐश्वर्य जैसे शब्दों का जब विच्छेद किया जाता है ना, तो ध्यान रहे कि इनमें हमेशा बड़ी ए आती है, छोटी ए नहीं। इसी तरह संधि के बाद औषधि में हमेशा औ आता है। ये याद रखने वाली बात है। तो इसका समरी हुआ, एक चोटी देखी तो गुण संधि, दो चोटी देखी तो वृद्धि संधि। पर अब जो टेक्स्ट बुक नोट्स का अगला खंड है, 5वां और 6वां भाग, वह थोड़ा डराने वाला है। यण संधि। हाँ, यण संधि अक्सर डराती है। मतलब यहाँ तक आते आते स्वर आपस में मिलकर अचानक व्यंजन कैसे बनने लगते हैं। अब तक तो सिर्फ मात्राएं बदल रही थी, पर यण संधि में अचानक य, व और र जैसे अक्षर प्रकट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? यहीं पर व्याकरण की पूरी खूबसूरती सामने आती है। याद कीजिए, हमने चर्चा की शुरुआत में प्राकृतिक शॉर्टकट की बात की थी। हाँ, वो महोदय वाला उदाहरण। यण संधि उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब ई या ई के बाद कोई भी ऐसा स्वर आता है जो उनसे अलग हो, तो हमारी जीभ इतनी तेजी से मुड़ती है कि वो ई की ध्वनि को य में बदल देती है। अच्छा। और मजेदार बात यह है कि ई की मात्रा जिस व्यंजन पर लगी थी, जब उससे उसका स्वर छिन जाता है तो वो व्यंजन बेचारा आधा रह जाता है। इसे ही नोट्स में आधा अक्षर लॉजिक कहा गया है। अरे, जरा इसे किसी शब्द पर लागू करके देखते हैं। मान लीजिए शब्द है अति और अधिक। अति के त पर छोटी ई है। जब ये ई आगे वाले अ से टकराती है तो ई बदल जाती है य में। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि त से उसकी ई की मात्रा छिन गई तो वो त आधा हो गया, और जब हम इसे जोड़ते हैं तो बनता है अत्यधिक, त आधा और य पूरा। ये तो किसी जादू जैसा लग रहा है। हाँ, ये जादू इति और आदि के मिलने पर इत्यादि बनाता है, प्रति और उपकार के मिलने पर प्रत्युपकार बनाता है। तो यहाँ हमारी टेक्स्ट बुक की सुपर ट्रिक क्या होगी? ट्रिक बहुत साफ है। अगर किसी शब्द में आपको य या व दिखाई दे और उससे ठीक पहले कोई आधा अक्षर बैठा हो, तो वो 99% यण संधि ही है। और इसका विच्छेद कैसे करेंगे? वो भी उतना ही आसान है। उस य को हटाइए, जो आधा अक्षर है उसे पूरा कीजिए और उस पर ई या ई की मात्रा वापस लगा दीजिए। फिर य में जो स्वर छुपा था उससे दूसरे शब्द की शुरुआत कर दीजिए। तो मतलब अगर मेरे सामने प्रत्येक शब्द है तो मैं देखूंगा कि य से पहले आधा त है। मैं य को हटाकर त को पूरा करूंगा और ई की मात्रा लगाऊंगा तो बन गया प्रति। एकदम सही। अब य के ऊपर ए की मात्रा लगी थी तो दूसरा शब्द एक से शुरू होगा, प्रति धन एक। ये तो सचमुच बहुत आसान है। पर क्या ये नियम सिर्फ य के लिए है? नहीं नहीं, 6वां भाग बताता है कि यही नियम ऊ और ऊ के लिए भी है। अगर ऊ या ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो जीभ ऊ को व में बदल देती है। अच्छा, ऊ का व बन जाता है? हाँ, जैसे अनु और अय का मिलन। न से ऊ हटा तो न आधा हो गया और ऊ बन गया व, शब्द बना अन्वय। एक बहुत ही आम शब्द है स्वागत, सु धन आगत। यहाँ स आधा हो गया और ऊ ने वा का रूप ले लिया। अरे, स्वागत पर तो अक्सर बहुत से लोग गलती करते हैं। वो इसे दीर्घ संधि समझ लेते हैं और स्वाधन गत कर देते हैं। पर स्वा का कोई अर्थ यहाँ नहीं बैठता। सु का अर्थ होता है अच्छा और आगत मतलब आना। बहुत सही पकड़ा आपने। और यण संधि का आखिरी नियम री से जुड़ा है। री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वो र बन जाता है। जैसे पितृ और आज्ञा। हाँ, त में जुड़ा री जब आ से मिलता है तो र बनता है। अब आधा त और र मिलकर त्र बन जाते हैं, इसलिए शब्द पित्राज्ञा बन जाता है। इसकी ट्रिक यही है कि अगर शब्द के बीच में त्रा दिखे तो वो री वाली यण संधि है। तो इसकी समरी ये हुई कि अगर शब्द में स्व, न्वा या म व दिखे तो वो ऊ का नियम है। य से पहले आधा अक्षर दिखे तो ई का नियम, और त्रा दिखे तो री का नियम। बिल्कुल। अब 7वें और 8वें भाग की तरफ करते हैं, अयादि संधि। यहां मुझे हमेशा उलझन होती है। अयादि संधि में भी य और व आते हैं और यण संधि में भी। तो दोनों में फर्क कैसे किया जाए? ये एक बहुत ही स्वाभाविक उलझन है, लेकिन अगर आप दोनों के ढांचे को ध्यान से देखेंगे ना तो फर्क साफ नजर आएगा।
हमने अभी यण संधि में आधा अक्षर लॉजिक देखा था। य और व से पहले हमेशा एक अक्षर आधा हो जाता था। हाँ, देखा था। लेकिन अयादी संधि में ऐसा कोई आधा अक्षर नहीं होता। य या व से पहले वाला अक्षर हमेशा पूरा होता है। इसे ही हम फुल लेटर लॉजिक कह सकते हैं। अच्छा, तो जैसे नयन शब्द है, इसमें य तो है, लेकिन य से पहले जो न है वो पूरा है, आधा नहीं। इसका मतलब नयन यण संधि नहीं बल्कि अयादी संधि है। एकदम सही। लेकिन इसका नियम क्या है? इसमें य और व कैसे बनते हैं? इसे नोट्स में मात्रा और लय का संतुलन कहा गया है। जब ए या ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए बदल जाता है आई में और ए बदल जाता है आई में। इसी तरह ओ बदलता है अव में और औ बदलता है आव में। मतलब अगर मैं ने और अन को जोड़ूं, ने की ए मात्रा अ से मिली तो अय बना। अब न में अ जोड़ा तो न पूरा हो गया और साथ में य जुड़ गया, शब्द बन गया नयन। हाँ, और अगर गे और अख को मिलाऊं तो ए की मात्रा आय बनेगी और शब्द होगा गायक। बिल्कुल। और इसे पहचानने और विच्छेद करने की जो टेस्टुक की मास्टर ट्रिक है वो बहुत ही शानदार है। वो क्या है? अगर शब्द में य या व से पहले कोई आ की मात्रा नहीं है, यानी सिर्फ अ की ध्वनि है, जैसे नयन, पवन, तो विच्छेद करते समय पहले शब्द पर सिर्फ एक मात्रा लगेगी, यानी ए या ओ। अच्छा। जैसे ने धन अन हो गया नयन, पो धन अन हो गया पवन। लेकिन अगर शब्द में या वा है, यानी आ की मात्रा आ गई, जैसे गायक, पावक, तो विच्छेद करते समय पहले शब्द पर दो मात्राएं लगेंगी, यानी ए या ओ। गे धन अक बना गायक, पौ धन अक बना पावक। ये ट्रिक तो सच में समय बचाने वाला ब्रह्मास्त्र है। बस शब्द को देखना है। अगर पवन है तो एक मात्रा पो, अगर पावन है तो दो मात्राएं पौ, नाविक में वा है तो दो मात्राएं नौ, और ई की ध्वनि है तो एक, नौ धन एक। ये तो बहुत ही स्पष्ट है ना? लेकिन व्याकरण की दुनिया में हर चीज इतनी सीधी रेखा में नहीं चलती, और इसीलिए हमें नोट्स के 9वें भाग पर ध्यान देना होता है, जो अपवादों के बारे में है, मतलब स्पेशल केसेस। तो क्या ये नियम पत्थर की लकीर नहीं है? मतलब क्या कुछ ऐसे विद्रोही शब्द भी हैं जो इन सारे गणितीय फॉर्मूलों को धत्ता बता देते हैं? बिल्कुल है। हर भाषा का अपना एक ऐतिहासिक विकास क्रम होता है, और कुछ शब्द उस सांचे में पूरी तरह फिट नहीं बैठते। ये वो शब्द हैं जो दिखने में किसी एक संधि के लगते हैं, पर उनका विच्छेद किसी और नियम से होता है। और परीक्षाओं में ऐसे शब्द जरूर आते होंगे। अरे, परीक्षक तो ऐसी शब्दों की तलाश में रहते हैं। इसका सबसे बड़ा और फेवरेट उदाहरण है अक्षौहिणी। अक्षौहिणी, इसे देखकर तो साफ लग रहा है कि बीच में औ की दो मात्राएं हैं, यानी ये हमारी ट्रिक के हिसाब से वृद्धि संधि होनी चाहिए। दो चोटियां हैं ना? हाँ, देखने में ये 100% वृद्धि संधि लगता है, लेकिन जब इसका विच्छेद किया जाता है तो ये अक्ष धन ऊहिनी होता है। एक मिनट, अक्ष का अ और ऊहिनी का ऊ। हाँ, अब नियम याद कीजिए। अ और ऊ मिलकर गुण संधि के नियम से ओ मतलब एक चोटी बनने चाहिए थे, शब्द अक्षौहिणी होना चाहिए था। लेकिन महाभारत काल से एक विशाल सेना के संदर्भ में इसे अक्षौहिणी ही लिखा जाता रहा है। यह गुण संधि के विच्छेद से बनता है, पर रूप वृद्धि संधि का ले लेता है। ये तो सच में बड़ा धोखा है। तो अक्षौहिणी को तो अपवाद के तौर पर अलग से याद ही करना पड़ेगा। क्या ऐसे और भी शब्द हैं? हाँ, जैसे प्रौढ़ शब्द है। यह प्र धन ऊढ़ से बनता है। नियम से प्रौढ़ होना चाहिए था, पर होता प्रौढ़ है। एक और दिलचस्प अपवाद है अधरोष्ठ, मतलब निचला होंठ, अधर धन ओष्ठ। तो यहाँ अ और ओ मिलके औ होना चाहिए था ना, दो चोटे। बिल्कुल वृद्धि संधि के नियम से, लेकिन यहाँ ये ओ यानी एक चोटी ही रह जाता है। और एक स्वैर शब्द है जो स्व धन ईर से बनता है। अ और ई मिलकर ए होना चाहिए था, गुण संधि, पर ये ए यानी वृद्धि संधि बन जाता है। तो ऐसे अपवादों को रटना ही समझदारी है। अब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत यानी 10वें भाग पर आ गए हैं, एक ग्रैंड फिनाले या महा रिविजन। हाँ, चले एक पूरा चार्ट बना लेते हैं दिमाग में। तो अगर इस पूरी चर्चा का एक महा चार्ट बनाया जाए तो वो ऐसा होगा:
दीर्घ संधि का सीधा सा मतलब है बड़ी मात्रा यानी आ ई ऊ की जीत। बिल्कुल। गुण संधि का मतलब है पहाड़ की एक चोटी यानी ए ओ या फिर अंत में ऋषि की ध्वनि। वृद्धि संधि का मतलब है दो चोटियों वाला पहाड़, ए ओ। एकदम सही। यण संधि का मतलब है य व र से ठीक पहले किसी आधे अक्षर का होना। और औरयादि संधि का मतलब है बिना किसी आधे अक्षर के पूरा अक्षर और उसके बाद य या व की ध्वनि। ये एकदम सटीक निचोड़ है और एक रिवर्स लॉजिक जो हमेशा याद रखना है कि विच्छेद के बाद बचने वाले दोनों शब्दों का सार्थक अर्थ होना चाहिए। हाँ, जैसे कपीश वाला उदाहरण। बिल्कुल। कपीश को अगर कोई कपी धन ईश कर दे तो कपी निरर्थक है। सही शब्द कपी मतलब बंदर होता है। और परीक्षा में समय बचाने का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि सबसे पहले विकल्पों में यण और अयादि को चेक करें, क्योंकि परीक्षक व्यंजन बनने वाली इसी प्रक्रिया में छात्रों को सबसे ज्यादा फंसाते हैं। ये बहुत ही उपयोगी रणनीति है। आज के इस विश्लेषण के बाद मुझे लगता है कि जो स्वर संधि पहले सिर्फ नियमों का एक डरावना जाल लगती थी, अब वो एक बहुत ही तार्किक और दिलचस्प विज्ञान बन गई है। और जाते जाते इस एक विचार पर जरूर गौर किया जाना चाहिए कि भाषा को किसी प्रयोगशाला में वैयाकरणों ने बैठकर नहीं बनाया है। मनुष्य जब आपस में बात करता है ना, तो उसके मुख से ध्वनियों को जोड़ने के लिए प्राकृतिक रूप से जो शॉर्टकट निकलते हैं, उसी प्राकृतिक विकास और सहूलियत को संधि कहा जाता है। नियम तो बहुत बाद में आए, उन्होंने तो बस उस प्राकृतिक आदत को एक ढांचे में ढालने की कोशिश की है। व्याकरण ने बस हमारे प्राकृतिक व्यवहार को एक नाम दिया है। क्या बात है! मतलब व्याकरण हमारे बोलने के तरीके का आईना है, न कि कोई थोपा हुआ कानून। यह विचार सच में संधि को देखने का नजरिया बदल देता है। अगर आप इस अध्याय की PDF चाहते हैं या अपनी तैयारी को परखने के लिए टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो अभी प्ले स्टोर से टेस्ट हुक रिवीजन ऐप डाउनलोड करें।